Hello dear students, myself राहुल प्रजापति and welcome to my YouTube channel EduGreed। तो आप सभी के लिए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 12th साइंस जीएसईबी बोर्ड पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर करने वाले 2024 में, उन सभी के लिए सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में बने रहे और अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी आशा है। आप सभी को कमेंट में जरूर मैसेज करना अगर कोई प्रॉब्लम आए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, कप ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले वो पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने के लिए आपको मोल्स भी पता होने चाहिए। और मोल्स कब पता हो पाएगा? जब आपके पास वेट ऑफ सब्सटेंस होगा। तो वेट ऑफ सब्सटेंस यहां पे हमको दे दिया हुआ है 250 ग्राम। हमको यहां पर ढूंढना यह है कि कितने इसमें चार्ज पार्टिकल होंगे। क्लियर है सबको यहां तक? तो मान लेते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो अब ध्यान से देखें, हाइड्रोजन का कितना हो गया यहां पर 2, और ये कितना हो गया यहां पर इसका 16। तो कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल जितना हो गया ये, ठीक है। अब यहां से हमें मोल मिल जाएगा। मोल क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 250 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया? मोल्स। अब इसी से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। मोल कितना आया है तुम्हारा 250 बाय 18, और नंबर ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है? तो एवोगाड्रो कांस्टेंट है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहां पर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मिल गए, ये बहुत मजे की बात है। अब हमको बात यहाँ पे एक आती है कि सर हमको तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ढूंढने हैं। तो अब ध्यान से देखो कि एक एटम के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर देखो तो 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के अंदर 16 है, ठीक है कि नहीं? सॉरी, हाइड्रोजन के अंदर 2 है और ऑक्सीजन के अंदर 8 है, ठीक है। तो अगर हम चार्ज देखेंगे तो चार्ज में क्या होगा 250 डिवाइड बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, तो कितने हो गए 10 E, 10E जितना चार्ज होता है। और 10E और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो इसको अगर आप शॉर्ट आउट करोगे कैलकुलेटर से, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कर ही देते हैं इसका। तो कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा इसमें 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। सेम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो चार्ज जो आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1.34 इंटू 10⁻7। तो यहां पे दिया हुआ है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, और सारे के सारे कहां पे प्लेस कर दिए वर्टाइसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी साइड L है। तो आपको फोर्स बताना है कि नेट फोर्स Q पे कितना लगेगा। तो अब ध्यान से देखना, ये आपको बोल दिया हुआ है कि ये जो है ना सारे के सारे सेंट्रोइड है। ये जो सारे सेंट्रोइड कब बनता है? जब मीडियंस को आप ज्वाइन करते हो ना तो सेंट्रोइड बनता है। अब सेंट्रोइड का रेशियो कुछ इस प्रकार का होता है, ये 2:1 रेशियो में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे F1 निकालनी है तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R² होता है, ठीक है कि नहीं? नॉर्मल जो फोर्स है, तो फोर्स F1 लगाना है मुझे। तो F1 फोर्स कहां पर है? यहां पर है। तो F1 कहां लग रहा है? तो K Q1 Q बाय क्या हो जाएगा ये R², और R यहां पे कितना है? इतना। उसकी वैल्यू क्या है वो हम निकालते हैं R², ठीक है कि नहीं? ये कहां किसके अलोंग लग रहा है? अलोंग AO। किसकी तरफ लग रहा है? AO, ठीक है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम बताएंगे। तो वैल्यू पुट ऑन करूं मैं तो K, इसकी वैल्यू Q, इसकी वैल्यू कैपिटल Q, अब R²। सिमिलरली तीनों केस में वही आने वाला है। F2 भी अगर ध्यान से देखोगे ना आप तो K Q बाय R² ही आएगा, पर ये अलोंग लग रहा है, किसके अलोंग लग रहा है देखो, तो F2 इज अलोंग BO।
सिमिलरली F3 जो है वो लग रहा है के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये जो लग रहा है अलोंग CO। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि हमको R ढूंढना है, तो R कैसे ढूंढेंगे? तो ये बेसिकली R है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा पाइथागोरस लगा देता हूँ तो पहले मैं ये ढूंढ लूँ, फिर ये अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे ये L दिया हुआ है, ये भी L दिया हुआ है, तो ये तो हो जाएगा L/2। तो मुझे ये ढूंढना है, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। सबको ये आई होप पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही होगा, नहीं आया तो कमेंट में मैसेज करना। तो ये कितना हो गया? 4 1 सा 4 माइनस 1, तो कितना हो गया? 3L स्क्वायर बाय 4। तो AD कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3/4L स्क्वायर, दैट इज √3/2L। कितना हो गया? √3/2L। ये तो AD मिला है, ना कि R। तो जो R होता है, जो R रहेगा, वो R की वैल्यू जो रहती है वो 2/3 ऑफ AD रहेगी। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पर, वो जरूर ध्यान देना। तो 2/3 AD की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये 2 और ये 2 कट L, और ये कटेगा तो क्या आएगा? L/√3 इज योर आंसर। L/√3 आएगा। तो F1 की वैल्यू जो आई अपनी कितनी आई? के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, मतलब L/√3 का स्क्वायर, दैट इज, ये तो हो जाएगा सर L स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो होगा 3K कैपिटल Q, ठीक है। ये F1 मिलेगा। सिमिलरली आपको F2 भी यही मिलेगा, 3K बाय L स्क्वायर, और F3 भी क्या मिलेगा? 3K बाय L स्क्वायर। ओके, तो हमको ये तक तो मिल गया। अब देखो F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, तो ध्यान से देखना। ये पूरा 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये इतना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। 30 30 60 हुआ। और एक ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो 60 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया? 120। तो ये एंगल भी क्या आ गया? 120। कितना आया? 120, दोनों के बीच में एंगल। तो हम निकालते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 कितना आ जाएगा? दैट इज F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है ये, और एंगल 120 दे दिया है। और मस्त बात ये है, F2 भी एक ही वैल्यू और F3 की भी एक ही वैल्यू है, तो उस वैल्यू को ही हम मान लेते हैं F है। कितनी है वो? तो सर ये हो गया F स्क्वायर, और ये भी हो गया F स्क्वायर, और ये हो गया 2F स्क्वायर, और ये हो गया cos 120 डिग्री। तो स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे cos 120 की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस 2F स्क्वायर माइनस में होती है, और ये होगी 1/2। ये 2 और ये 2 कट, तो दो में से एक गया तो कितना बचा? F स्क्वायर बचा, तो आंसर आ गया F। तो रिजल्टेंट जो F2 और F3 का होगा वो क्या होगा? F। इसको ओके, रिजल्टेंट ऑफ F23 का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया आपका? F आया। पर ये किसके अलोंग लग रहा है? अलोंग OA की तरफ लग रहा है, बरोबर के नहीं? सिमिलरली मैं रिजल्टेंट निकालूं, मैं रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F23 का रिजल्टेंट निकालने जाऊं तो F1 जो है उसकी वैल्यू भी हम मान लेते हैं F है, बट वो एक्टिंग क्या कर रहा है? अलोंग AO कर रहा है, और ये भैया क्या कर रहा है? F23 का अलोंग OA, तो जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। सो F नेट जो आ जाएगा दैट इज F माइनस F, दैट इज 0। ये आ गया आपका 0 आंसर। क्लियर है सभी को यहां तक? अच्छे से कमेंट में मैसेज जरूर करना अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है इसके अंदर। अब यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड हमको दे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged, and protons fall through the same distance.
ओके, प्रोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं उसकी जो हाइट हमको दे दी है वो कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉलिंग इन ईच केस, हम टाइम ऑफ फॉलिंग ढूंढ लेते हैं। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही है इसको ऊपर की तरफ, F इज इक्वल टू क्यू ई जितना, साथ ही साथ वेट फोर्स लग कितना रहा है नीचे की तरफ, दैट इज mg। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज F इज इक्वल टू क्यू ई जितना है, और फोर्स का इक्वेशन क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इक्वल टू क्यू ई। The acceleration of electron is QE by mass of electron हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका टाइम ऑफ फॉलिंग ढूंढना है। तो टाइम ऑफ फॉलिंग के लिए हम ये इक्वेशन यूज करें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि तीन ही इक्वेशन होती है और तीन में से सिर्फ दो में ही समय आता है, बाकी में समय आता भी नहीं है। ठीक है, तो और उसमें अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और इसमें इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन दिया बट टाइम फाइनल वेलोसिटी भी दी नहीं थी, तो मोस्ट सुटेबल यही रहता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो s हो जाएगी हाइट, इनिशियल स्पीड फ्री फॉलिंग का केस है तो वो हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा 2h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2h, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था q e, और ये me, और ये आ जाएगा सामने स्क्वायर रूट, तो आपको टाइम ऑफ फॉलिंग मिलेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो तो 2 हाइट की वैल्यू 1.5 इंटू 10 रेज टू -2 सेंटीमीटर आई थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू -31 डिवाइडेड बाय चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, एक मिनट कर लेते हैं अपने, तो इसका जो आंसर अपना आएगा वो आएगा 2.9 इंटू 10 रेज टू -9 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी करेंगे, मतलब प्रोटॉन के लिए भी करेंगे, तो वही फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन, वो भी कितना दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू ई, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्यू ई, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज क्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम चीज है वही, इनिशियल 0 हो गया, यहाँ पे आ गई h, ये हो गया हाफ, ये a p t p का स्क्वायर, तो ये 2h अपॉन ए पी इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो 2h, अब ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन वापस क्या आया मेरा QE और मास ऑफ प्रोटॉन टाइम का स्क्वायर, तो टाइम जो होगा वो आएगा 2h अपॉन QE। वाह, मजा आ गया। तो सर अभी देखिए टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा सर 2, हाइट कितनी वैल्यू दी थी हमें, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कौन लिखेगा, मैं या तुम, भूल जाते हो तुम बार बार, इंटू 10 रेज टू -2, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 रेज टू -27 केजी में, अपॉन चार्ज सर 1.6 इंटू 10 रेज टू -19, और इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इंटू 10 रेज टू 4। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है कैलकुलेट करने पर अपने देखें तो आएगा 1.3 इंटू 10 रेज टू -7 सेकेंड्स आएगा। क्लियर है? टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सेलरेशन भी निकाला हुआ है, वैल्यू डाल के वो भी निकाल सकते हो, अगर आप वैल्यू पुट ऑन करोगे वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने वो निकाला नहीं, हमने एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन नहीं निकाला क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था। हमें ये बोला कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉलिंग एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब हमको टाइम ऑफ फॉलिंग ही निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे हमको दिया हुआ है
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर ई रेज टू अल्फा एक्स रेज टू 1/2 और यहाँ पे y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लगी हुई है। बोला हुआ है कि अल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, आपको फ्लक्स निकालना है क्यूब से। और दूसरा बोला है द चार्ज विद इन द क्यूब, कितना होगा, जहां पे a बोल दिया है 0.1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो क्या हो गया, अल्फा एक्स रेज टू 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी है हमको 800, ओके। और x अगर मैं देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड x के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए माने के E एक cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल के बेस पर ही पूरा फ्लक्स डिजाइन होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये कट परपेंडिकुलरली सिर्फ ये वाली ब्लू वाली और ये वाली ब्लू को ही करेगी, बाकी सबके लिए 90 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल कितना बना 90 का बना। क्लियर है, तो सब सरफेस के लिए वो परपेंडिकुलर है और cos 90 की वैल्यू 0 है। तो ये और सामने एक और है, वो इस पे कोई फ्लक्स लगेगा नहीं, सिर्फ 2 ही होगा। तो इसको अच्छे से करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, फ्लक्स राइट हैंड साइड एंड फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूं। तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अभी इस वाले केस में थीटा क्या बन रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 800 इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये सरफेस कितनी दूरी पर है, यहाँ से ए और यहाँ से ए, तो ए और ए कितना हो गया 2a हो गया। तो कितना हो गया ये 2a एक्स रेज टू 1/2 एंड एरिया का फॉर्मूला इज a स्क्वायर, क्योंकि साइड a है। तो ये अपने करेंगे सॉर्ट आउट, तो कितना आएगा 800, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू 1/2 और ये आ गया a स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट करने पर हमें पता चलेगा 800 रूट 2 a रेज टू 2 2 4 + 1 5/2 आया। कितना आया, वही फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉलम पर देखे तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए इस तरफ लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बना 180 का बना। तो एक अगर एंगल 180 का बन रहा है तो ध्यान से देखें हम, तो ई ए कॉस 180 दैट इज माइनस ई ए सर। अगर माइनस ई ए है, ठीक है, तो फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 800 इनटू, इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पर यहां पर लिख देता हूं, जल्द समझ में आएगा। तो फ्लक्स एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ई ए माइनस में ई की वैल्यू इज 800 और x कितना है, यहां से ये कितनी दूरी पर है, a की दूरी पर है, a रेज टू 1/2 इंटू a स्क्वायर। क्लियर है सभी को। तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 800 a रेज टू 5/2। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स होता है राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, पर यहाँ पे तो सर माइनस की साइन है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो 800 रूट 2 a रेज टू 5/2 माइनस 800 ये रहा माइनस 800 a रेज टू 5/2। ठीक है, तो कॉमन क्या निकल रहा था यहाँ पर, तो नेट फ्लक्स में अगर देखूं मैं तो कॉमन, अगर कॉमन देखें हम तो यहाँ पे कॉमन में क्या निकल रहा है, 800 कॉमन निकल रहा है, a रेज टू 5 कॉमन निकल रहा है, यहाँ रूट 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर है सभी को। तो चलो, तो क्या आ गया सर, पहले तो सर 800 कॉमन निकल रहा है, 800 कॉमन निकला, फिर a रेज टू 5/2 कॉमन निकला, अंदर बच गया रूट 2 माइनस 1। अब हम वैल्यू पुट ऑन करें तो 800 a की वैल्यू हमें जो दी थी वो है 0.1, कितनी दी हुई है 0.1 रेज टू 5/2 और ये हो गया रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो 800 इसको हम अगर कैलकुलेटर में शॉर्ट आउट करते हैं, कैसे शॉर्ट आउट करेंगे दिखा देता हूं मैं तुमको। ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 1। ठीक है, तो -5/2 का फॉर्म आएगा। ठीक है कि नहीं, पावर, और ये रूट 2 माइनस 1। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 रेज टू रूट 5 निकालना है अपने को। कैसे निकालोगे
कैलकुलेटर से आराम से निकल जाएगा। देखो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 0.5 को 5 से करो, फिर उसका निकालो स्क्वायर रूट। क्या निकालो? पहले कैलकुलेटर में 0.5 को 5 बार दबाओगे तो ऑफकोर्स 10⁻⁻5 आएगा। 10⁻⁻5 का स्क्वायर रूट बनाने जाओगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है कि नहीं? तो आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म के लिए इस तरह से करवा सकता हूँ। देखो शॉर्टकट सिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा सर 10⁻⁻5। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप ऐसा कर दो, इसको लिख दो और एक 0.1 डाल दो और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और उसका आप स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है? और ये आ गया √2 - 1, तो 800। इसका सीधा सीधा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, और इसका सीधा हो जाएगा 10⁻³ और ये √2 - 1। अब इसको अगर आप शॉर्ट करोगे कैलकुलेटर से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.05 मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको चार्ज निकालना है, तो गॉस लॉ यहाँ पे कर देगा, एस पर गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता था हमें कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट टाइम एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्यू नेट निकालना, तो एप्सिलॉन इधर जाएगा, तो क्यू नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12 और फ्लक्स अपना कितना हो गया 1.05 कितना हो गया 1.05। इसको वर्कआउट करते हैं अपने, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम। ये हमारा आंसर आता है। चलो तो और आगे बढ़ते हैं हम। A system of two charges QA and QB। तो QA की वैल्यू हमें दे दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB की वैल्यू हमें दे दी है -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। और बोला है हमको कि दोनों के दोनों जो चार्ज है, दो चार्जेस है वो कुछ इस प्रकार के रखे हुए हैं कि अगर मैं ऐसे लूं 3 एक्सिस, तो ये रखा हुआ एक चार्ज को यहां पर और एक को यहां पर। ओके, ये हो गया 0 0 और ये 15 और ये 0 0 और -15। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया? 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया। और हमको वही पूछा हुआ है टोटल चार्ज क्या होगा। तो अगर मैं सिस्टम बनाता हूं, सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो नेट चार्ज जो आपको दिखेगा दैट इज क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू, तो आ गया वो 0। कितना आ गया? वो 0 आ गया है। और उसी के साथ साथ अगर मुझे डाइपोल मोमेंट भी देखना है तो डाइपोल मोमेंट दैट इज बी, वो क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट दैट इज पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब चार्ज आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻2। ओके, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75 इंटू 10⁻⁻9, ये एक इधर जाएगा दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। क्लियर है सभी को यहां तक? अब हमको बोला हुआ है यहां पर कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ और ये आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब बोला हुआ है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ। तो अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, मान लेते हैं ये x हो गया, ये y हो गया, सॉरी ये y हो गया और ये z हो गया। तो आपका जो प्लेन पड़ा हुआ है वो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है x डायरेक्शन में, आई कैप लिखा हुआ है ना। तो हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि आप इसका फ्लक्स निकाल के दिखाओ। क्या निकालो? फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड? ओके, तो फ्लक्स इज इक्वल टू अगेन E A cos थीटा, और थीटा यहां क्या बन रहा है? थीटा यहां पे बन रहा है 0 डिग्री,
ठीक है, तो ये cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो EA हो गया, E कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और एरिया कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर इसलिए 10 रेज़ टू -4 और ऐड हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके, और 10 रेज़ टू -2 बच गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 330, ओके, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट्स नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एन एक्स एक्सिस, कि सर अगर फ्लक्स क्या होगा अगर EA cos थीटा के अंदर एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाए, तो मैं जानता हूं EA cos 60 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया हो जाएगा 10 रेज़ टू 2 और -4, तो कितना हो गया था -2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1.5 और यहाँ पे हो गया 10 मल्टीप्लाई, तो आ गया 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। A point charge causes an electric flux of this and passes through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter. The radius centered of the charge, if the radius of the Gaussian surface were double, Gaussian surface का अगर मैं रेडियस डबल कर दूं, how much flux would pass through the surface, कितना फ्लक्स पास होगा, and what is the value of that point charge, ठीक है, तो मुझे फ्लक्स पता करना है। तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी हुई है -1 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये फ्लक्स, ठीक है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं उसके रेडियस को डबल कर दूं, अगर मैं उसके रेडियस को डबल कर दूं तो मैं फ्लक्स जानता हूं, फ्लक्स क्या होता है Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, कि कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अपने को करना है, और कोई जफामारी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो अलग होता है, तो यहाँ पे कहीं पर भी ये रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप चाहे बड़ा करो या छोटा करो, तो as electric flux is independent of radius, तो it will remain same, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का आंसर क्या आ गया अपने देखेंगे तो -1 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन पर कूलम, माइनस क्या शो करता है वो अंदर की तरफ आ रहा होगा फील्ड। अब पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो सर पॉइंट चार्ज तो निकाल सकते हैं अपने, फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट टाइम एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही चार्ज को प्लेस किया हुआ ये इधर आ गया, तो Q इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, तो फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है -1 इंटू 10 रेज़ टू 3, और ये होता है 8.854 इंटू 10 रेज़ टू -12, तो आंसर सीधा सीधा यहां से ही आएगा -8.854 इंटू -12 में से 3 गया तो 10 रेज़ टू कितना बच गया अपना, यहाँ पर 9 बच गया, इतना चार्ज सेंटर पे रहा होगा। क्लियर है सभी को यहां तक। अब बोला हुआ है टू लार्ज थिन प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दो लार्ज प्लेट है वो पैरेलल भी है, क्लोज टू ईच अदर है, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड दिस, ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी हुई है सिग्मा, दैट इज 17 इंटू 10 रेज़ टू -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब पूछा है व्हाट इज द आउटर रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट बिटवीन द प्लेट। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दो प्लेटें है, दोनों के दोनों प्लेट की कैसी है ऑपोजिट पोलैरिटी है, मतलब ये प्लस वाले हैं सारे और ये माइनस वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी यहां पर, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी, बहुत क्लोज ये पास में ही है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए देखूंगा यहाँ पे अंदर आएगी और इसके लिए बाहर जाएगी, ठीक है। तो नेट आउटर में, दोनों आउटर रीजन में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इसके लिए जो होता है वो होता है सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, बरोबर। तो मैं देख लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया 0। किसके लिए था? आउटर रीजन। सेकंड के लिए आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, वापस उसमें भी क्या आएगा? ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वापस क्या आ गया? 0 आ गया। थर्ड वाले पोर्शन के अंदर अब यहां पर दोनों के इस पॉइंट के अंदर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सॉरी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पॉइंट पे देखूंगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव में भी इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो ई नेट जो होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू हमको दे दी हुई है, क्या दी हुई है? 17 इंटू 10 रेज टू माइनस 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया मेरा 8.854 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 1.92 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो गया, तो माइनस 10 यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और ये आएगा माइनस में, ठीक है। तो यहां पर आप सभी की सीरीज खत्म होती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की बोर्ड की एग्जाम बहुत ही जोरदार जाए। मैं आपके साथ बना हूं, कमेंट में मैसेज करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।